हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अयस्क के सांद्रण के बारे में। तो शुरू करते हैं। अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसको प्रसाधन या सज्जीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसाधन या सज्जीकरण। क्या होता है इसका मतलब? अयस्क में जो अवांछनीय अशुद्धियां होती हैं उनको हटाना। अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियों जैसे अवांछनीय अशुद्धियां कौन सी हो सकती हैं? जैसे रेत है ना, रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि को हटाना। अच्छा, ये जो अवांछनीय अशुद्धियां होती हैं, इन अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? इन अशुद्धियों को हम लोग कहते हैं आधात्री या मैट्रिक्स। इनको क्या कहते हैं? इन अवांछनीय अशुद्धियों को क्या कहते हैं भैया? आधात्री या मैट्रिक्स। और इसी को गेंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेंग भी कहते हैं। तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, इनको हटाना क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण। और इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहले अयस्क के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, है ना, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, पीस लेते हैं, है ना। क्या करते हैं? इस हेतु, किस हेतु? सांद्रण हेतु। इस हेतु अयस्क के बड़े टुकड़ों को, अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर, छोटे टुकड़ों में तोड़कर स्टैंप मिल या बॉल मिल, चक्की का नाम है ना, इनके द्वारा क्या करते हैं? पीस लेते हैं, चूर्णित कर लेते हैं। चूर्णित किया जाता है। चूर्णित किया जाता है। पहले तो चूर्णित करेंगे, ठीक है। और अगर कोई मोटी अशुद्धियां हैं जिनको हाथ से बीना जा सकता है तो हाथ से भी बीन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो चूर्णित अयस्क होता है, इस चूर्णित अयस्क का सांद्रण अलग अलग विधियों से करते हैं। इसके पश्चात चूर्णित अयस्क का सांद्रण, चूर्णित अयस्क का सांद्रण, चूर्णित अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है?
अयस्क के जो कण हैं उनके और अशुद्धि के गुणों में, विभिन्न गुणों में अंतर के आधार पर निम्न में से किसी एक विधि के द्वारा, यहां पर हम विधियों के नाम लिखने वाले हैं, उनमें से किसी एक विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो इसके पश्चात चूर्णित अयस्क का सांद्रण अयस्क व अशुद्धि के किसी विशेष गुण में, किसी विशेष गुण में अंतर के आधार पर, विशेष गुण में अंतर के आधार पर निम्न में से किसी एक विधि द्वारा, निम्न में से किसी एक विधि द्वारा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सांद्रण किया जा सकता है। ठीक है। अब ये सांद्रण की विधियां कौन सी हैं? सांद्रण की विधियां कौन कौन सी हैं? तो सांद्रण की विधियां देख लेते हैं। सांद्रण की विधियां, ठीक है। यहां मैंने बोला ना कि निम्न में से किसी एक विधि द्वारा सांद्रण किया जा सकता है। यहां मैंने नाम नहीं लिखा है नीचे, इसका मतलब निम्न का मतलब ये नहीं है, अग्रलिखित में से बोल सकते हैं। तो अग्रलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा सांद्रण किया जा सकता है। ये विधियां जो है ये दो तरह की होती हैं। भौतिक विधियां हो सकती हैं, सांद्रण की विधियां भौतिक विधियां हो सकती हैं, भौतिक विधियां, या फिर ये रासायनिक विधियां हो सकती हैं। कैसी हो सकती है? भौतिक विधि हो सकती है या फिर रासायनिक विधि हो सकती है। ठीक है। भौतिक विधियों में हम पढ़ने वाले हैं एक तो द्रवीय धावन विधि, हाइड्रोलिक वॉश, द्रवीय धावन विधि। इसी द्रवीय धावन विधि को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है। दूसरी विधि इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, और चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण को बोलेंगे ग्रेविटेशनल सेपरेशन, और चुंबकीय पृथक्करण को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। और तीसरी हम लोग इसी में पढ़ेंगे झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि। इस झाग प्लवन विधि का ही दूसरा नाम है फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फेन प्लवन विधि। तीन विधियां तो ये हैं। कौन सी विधियां हैं? तीन भौतिक विधियां। ठीक है। तीन विधियां कौन सी है भाई? भौतिक विधियां, भौतिक विधियां। और रासायनिक विधि जो है इसमें हम लोग सिर्फ निक्षालन विधि पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? निक्षालन विधि। निक्षालन विधि को बोलते हैं लीचिंग। निक्षालन को क्या कहते हैं? लीचिंग, लीचिंग। ओके, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द्रवीय धावन विधि। क्या? द्रवीय धावन विधि, हाइड्रोलिक वॉश। द्रवीय धावन विधि। द्रवीय धावन विधि क्या है? द्रवीय धावन विधि, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो विधि का सिद्धांत क्या है? यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अयस्क और अशुद्धि में से किसी एक का घनत्व कम होगा और किसी एक का घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। मान लीजिए अशुद्धि भारी है, यानी उसका घनत्व ज्यादा है, और अयस्क क्या है? हल्का है। तो अगर हम उस चूर्णित अयस्क
के ऊपर जल की तेज धारा लगाएंगे या उसको जल की तेज धारा में धोएंगे किसी ढालू सतह पर रखकर, किसी तिरछी सतह पर रखकर, तो क्या होगा, जो भारी चीज है, जैसे मान लिया अशुद्धि भारी है, तो अशुद्धि वहीं रह जाएगी और अयस्क के कण हल्के होंगे तो वो क्या होंगे, जल की धारा के साथ बहकर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो मेज काम में ली जाती है, जो ढालू सतह काम में ली जाती है, उसको बोलते हैं विलफ्ले टेबल। क्या बोलते हैं, विलफ्ले टेबल। ये कौन से अयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है, हमने सिद्धांत बताई दिया कि घनत्व के अंतर पर आधारित है। किसके अंतर पर आधारित है, ये अयस्क और अशुद्धि के घनत्व के अंतर पर आधारित है। अब ये काम में लेते हैं हम लोग जनरली ऑक्साइड अयस्कों के लिए, जैसे टिन का ऑक्साइड अयस्क हमने पढ़ा था कैसीटेराइट SnO2, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, है ना। आयरन क्रोमाइट के लिए भी काम में लेते हैं, FeCrO4 के लिए। तो ये कौन से अयस्कों के लिए काम आती है, विधि का सिद्धांत क्या है और विधि में किया क्या जाता है, ये हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे, यह विधि अयस्क तथा अशुद्धि के घनत्व में अंतर पर या घनत्व में अंतर होने पर प्रयुक्त की जाती है। सांद्रण के लिए यह विधि कब काम में लेंगे, जब अयस्क और अशुद्धि में क्या हो, घनत्व में अंतर हो, की जाती है। ठीक है, अब कौन से अयस्कों के लिए काम आती है, यह विधि ऑक्साइड अयस्कों के लिए मुख्य रूप से काम आती है। कौन से अयस्कों के लिए, मुख्य रूप से या मुख्यतः ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन से अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है भाई, ऑक्साइड अयस्कों के लिए, ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। और उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग। अयस्क, ऑक्साइड अयस्क जो हैं, इनमें आप SnO2 को क्या कहते हैं हम लोग, कैसीटेराइट। क्या कहते हैं, कैसीटेराइट है। Fe2O3 जिसको आप लोग हेमेटाइट कहते हैं, हेमेटाइट के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा ये तो ऑक्साइड अयस्क हो गए, और अन्य की बात करें तो जैसे Fe, अच्छा वो जो अन्य अयस्क होगा वो भी एक तरह से है तो ऑक्साइड ही, लेकिन वो दो धातुओं का है, FeCrO4, आयरन क्रोमाइट। ठीक है, क्रोम आयरन भी बोलते हैं। तो इसके लिए, इनके लिए ये विधि काम में ली जाती है। ठीक है, क्या करते हैं इस विधि में, चूर्णित अयस्क को ढालू सतह जनरली विलफ्ले टेबल लेते हैं हम काम में। कौन सी टेबल लेते हैं, विलफ्ले टेबल काम में लेते हैं। टेबल, तो इस पे रखकर क्या करते हैं, चूर्णित अयस्क को ढालू सतह पर रखकर जल की तेज धारा से धोया जाता है। जल की तेज धारा से धोते हैं, तेज धारा से धोया जाता है, और तेज धारा से धोएंगे तो इससे क्या होगा, हल्के जो अयस्क के कण, ज्यादातर होता क्या है, अयस्क हल्का होता है
और अशुद्धि क्या होती है, भारी होती है। तो अशुद्धि तो वहीं शेष रह जाती है और हल्के जो कण है अयस्क के वो जल की तेज धारा में धोकर बहकर अलग हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इससे हल्के अयस्क के कण जल के साथ बहकर पृथक हो जाते हैं, बहकर अलग हो जाते हैं, जल के साथ बहकर पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं तथा भारी अशुद्धि, अशुद्धि क्या होगी, भारी होगी यहां पर। तो भारी अशुद्धि जो है वो मेज की सतह पर ही रह जाती है, मेज की, टेबल की सतह पर रह जाती है, शेष रह जाती है। तो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, दोनों सेपरेट हो गए और हमें क्या करना था, सेपरेट ही तो करना था। यह विधि है द्रवीय धावन विधि। कौन सी विधि है, द्रवीय धावन विधि। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं और नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि कब काम में लेते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। वही बात, इसको सबसे पहले तो सिद्धांत समझेंगे विधि का कि कब काम में ली जाती है। यह विधि तब काम में ली जाती है जब अयस्क और अशुद्धि दोनों में से कोई एक चीज चुंबक से आकर्षित होती हो यानी चुंबकीय गुण रखती हो और दूसरी चीज चुंबकीय गुण नहीं रखती हो यानी चुंबक से आकर्षित नहीं होती हो। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अयस्क जो होता है वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है और अशुद्धि चुंबक से आकर्षित होती है यानी चुंबकीय गुण रखती है। तो ये चुंबकीय गुणों में भिन्नता पर आधारित है ना। ये विधि किस पर आधारित है, यह विधि अयस्क और अशुद्धि, अयस्क और अपअयस्क, अपअयस्क भी बोलते हैं किसको, अशुद्धि को, अपअयस्क, अपअयस्क। अपअयस्क का मतलब क्या है, आधात्री, गेंग, मैट्रिक्स, इसके चुंबकीय गुणों में भिन्नता पर आधारित है, चुंबकीय गुणों में भिन्नता पर आधारित है, भिन्नता पर आधारित है, भिन्नता पर आधारित है। ठीक है, कौन से अयस्कों के लिए काम आती है, ये उन अयस्कों के लिए काम आती है जहां अयस्क कैसा हो, अयस्क जनरली अचुंबकीय हो और अशुद्धि क्या हो, चुंबकीय। यह उन अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, उन अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है के लिए प्रयुक्त होती है प्रयुक्त होती है जो अचुंबकीय प्रकृति के हों। कैसे हों, अचुंबकीय हों परंतु अशुद्धि, अशुद्धि कैसी हो, अशुद्धि चुंबकीय प्रकृति की हो, चुंबकीय प्रकृति की हो। ठीक है, जैसे जैसे SnO2 होता है, कैसिटेराइट है ना, ये अयस्क है, ये अचुंबकीय है
और फिर इसके अंदर FeWO4, इसको बोलते हैं वोल्फ्रामाइट। क्या बोलते हैं? वोल्फ्रामाइट। वोल्फ्रामाइट ये जो है ये अशुद्धि के रूप में मौजूद हो। तो वोल्फ्रामाइट जो होता है ना, ये कैसा होता है? ये चुंबकीय गुणों वाला होता है। कैसा होता है? चुंबकीय गुणों वाला होता है। और अशुद्धि कैसी, अयस्क कैसा है? अचुंबकीय है। तो इस तरह के अयस्क के लिए ये विधि काम में लेते हैं। क्या करते हैं इस विधि में? सिंपल सा है कि इसमें दो चकती होती हैं, दो वलय होती हैं, यूं कहें दो वलय होती है। एक वलय होती है वो अचुंबकीय वलय होती है। कैसी होती है? अचुंबकीय वलय। और दूसरी वलय जो होती है वो होती है चुंबकीय। कैसी होती है? चुंबकीय। ये लीजिए, दोनों को अलग अलग दिखा देता हूं, ठीक है। ये कैसी है? चुंबकीय है। दोनों के ऊपर एक पट्टा होता है, चुंबकीय वलय। ये लीजिए, दोनों के ऊपर क्या होता है? एक पट्टा चल रहा होता है, घूमता रहता है वो लगातार। दोनों के ऊपर क्या है? एक पट्टा चल रहा है, वो लगातार घूम रहा है। ये घूर्णित पट्टा है। ये क्या है भाई? घूर्णित पट्टा है। घूर्णित पट्टा। और इस घूर्णित पट्टे पर चूर्णित अयस्क डाला जाता है। ये घूर्णित पट्टा जो है, इसके ऊपर क्या करते हैं? इधर से चूर्णित अयस्क डालते हैं। ये लीजिए, ये क्या किया? चूर्णित अयस्क डाला। ये इस तरफ घूम रहा है। तो जैसे ही आप चूर्णित अयस्क डालेंगे, वो क्या करेगा? उसमें जो चुंबक से आकर्षित होने वाला पार्ट है, वो तो चुंबक से आकर्षित होने वाला जो पार्ट है इसमें, वो पार्ट क्या होगा? इसके पास में आएगा और उसकी एक यहां पे उसका एक अलग ढेर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो चुंबक से आकर्षित नहीं होने वाला पार्ट है, यानी जो अयस्क है, वो दूर जाकर गिरेगा और उसका अलग ढेर लगेगा। इस प्रकार दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये विधि कौन सी है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन से अयस्कों के लिए काम में ली जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कौन सी अशुद्धि को हटाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि। इसको झाग प्लवन विधि को क्या कह रहे हैं हम लोग? फेन प्लवन विधि भी कह रहे हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। झाग प्लवन विधि, और क्या कह रहे हैं? फेन प्लवन विधि। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि यह विधि कौन से अयस्कों के लिए काम आती है और किस प्रकार यह कार्य करती है, इसका सिद्धांत क्या है। तो यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है। कौन से अयस्कों के लिए काम आती है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है। इसके बाद सिद्धांत क्या है विधि का? तो सिद्धांत है वेटेबिलिटी पे, क्लेदनीयता पे, भीगने के गुण पे। यह विधि अशुद्धि और अयस्क के भीगने के गुण के अंतर पर आधारित है। किस पर आधारित है? भीगने के गुण के अंतर पर। अभी भीगने के गुण के अंतर पर कैसे? अयस्क और अशुद्धि में से कोई एक चीज ऐसी होगी जो पानी से भीगेगी और दूसरी नहीं भीगेगी, और जो पानी से नहीं भीगेगी वो तेल से भीगेगी। ठीक है, जो पानी से भीग जाएगी वो तेल से नहीं भीगेगी, और जो तेल से भीग जाएगी वो पानी से नहीं भीगेगी। यानी दोनों का क्या है? भीगने के गुण का अंतर है। दोनों में भीगने के गुण का अंतर है। तो क्या लिखेंगे? यह विधि अयस्क व अशुद्धि के इनकी क्लेदनीयता
भीगने के गुण को क्या कहते हैं? वेटेबिलिटी, क्लेदनीयता, भीगने का गुण। क्लेदनीयता का मतलब क्या है? भीगने का गुण, वेटेबिलिटी। अशुद्धि, अयस्क व अशुद्धि की क्लेदनीयता के अंतर पर आधारित है, अंतर पर आधारित है, आधारित है। ठीक है। अब अगर सल्फाइड अयस्क की बात करें जैसे, तो सल्फाइड अयस्क क्या होगा? सल्फाइड अयस्क पानी में नहीं भीगेगा, वो तेल से भीगेगा, यानी उसके चारों ओर तेल की पतली पतली परत बन जाएगी प्रत्येक कण के चारों ओर, और उसमें मिट्टी वगैरह मिली हुई है, तो मिट्टी पानी में भीग जाती है, वो क्या होगी? नीचे जमा हो जाएगी। ठीक है। तो ये है इनमें क्लेदनीयता में अंतर। अब बात करते हैं कि विधि में किया क्या जाता है। तो इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में चूर्णित अयस्क को, चूर्णित अयस्क को, चूर्णित अयस्क को पानी से भरे हुए पात्र में डाला जाता है। पानी से भरे हुए, टैंक बना हुआ होता है बड़ा सा, पानी से भरे हुए पात्र में डालते हैं, पात्र में डालते हैं। इससे क्या होगा? इससे इसका निलंबन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चूर्णित अयस्क का पानी में निलंबन बन जाता है। तो पात्र में डालते हैं, इससे अयस्क व अशुद्धि का, या अयस्क का ही बोल दीजिए, अशुद्धि तो थोड़ी होगी ना, अयस्क का चूर्ण जल में क्या बना लेता है? निलंबन बना लेता है, निलंबन बना लेता है, बना लेता है। ठीक है, निलंबन बना लेगा। और इस निलंबन में हम लोग क्या क्या मिलाएंगे? ठीक, तो इसमें कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, इस निलंबन में कुछ चीजें मिला दी जाती हैं। अच्छा, ये निलंबन बनेगा कैसे? ये बनेगा जब उसमें या तो वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाए या फिर कोई विलोडक लगाया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर, तेज धारा प्रवाहित करने या विलोडक से घुमाने पर। विलोडक का मतलब होगा जैसे छाछ करने की मशीन होती है ना, उस तरह से घुमाने पर, है ना, झेरनी, झेरनी से घुमाएंगे, है ना। तो वायु की तेज धारा प्रवाहित करने से या विलोडक को घुमाने से ये क्या बना लेता है? निलंबन बना लेता है। और इस निलंबन में, इस निलंबन में क्या क्या मिलाते हैं? निलंबन में आवश्यकता अनुसार कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, कुछ रसायन मिलाए जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं देखिएगा, आवश्यकता अनुसार कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, कौन कौन से हैं और किसकी क्या भूमिका है, क्या रोल है, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि इनमें झाग कारक, झाग कारक के रूप में झाग कारक के रूप में चीड़ का तेल यानी पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस का तेल, है ना, इस तरह की कोई चीज मिलाई जाती है, कोई तेल मिलाया जाता है, कोई ऑयली सब्सटेंस मिलाया जाता है, तो झाग कारक क्या करेगा? झाग बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो झाग कारक के रूप में मिलाते हैं
चीड़ या यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का तेल, ठीक है, चीड़ या यूकेलिप्टस का तेल पेड़ों के नाम है, ठीक। सेकंड, इसमें प्लवन कारक, प्लवन कारक भी मिलाया जाता है, जिसको कई बार संग्राहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राहक, कलेक्टर, संग्राही बोल दीजिए या संग्राहक बोल दीजिए, कलेक्टर, फ्लोटिंग एजेंट। ये नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ये जो झागों के ऊपर अयस्क आएगा उसको तैरने में मदद करेगा। यानी होगा क्या, हम पाउडर डालेंगे, चूर्णित अयस्क डालेंगे पानी के अंदर और उसमें ये सारी चीजें मिलाएंगे, जैसे तेल मिलाया तो तेल क्या होगा, तेल अयस्क के कणों के चारों ओर अधिशोषित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अधिशोषण होगा, और अधिशोषण का ये एक अनुप्रयोग भी है झाग प्लवन विधि में। तो तेल क्या होगा, चूर्णित अयस्क के चारों ओर, अयस्क के कणों के चारों ओर अधिशोषित हो जाएगा, जबकि अशुद्धि के चारों ओर अधिशोषित नहीं हो पाएगा तो अशुद्धि जल में डूब जाएगी, जल में भीग जाएगी। अब इसमें आपने झाग कारक भी डाला है, तो जैसे ही आप झेरनी चलाएंगे यानी विलोडक चलाएंगे या फिर इसमें वायु प्रवाहित करेंगे बहुत तेज, तो उससे क्या होगा, झाग बनेंगे और अयस्क के जो कण हैं जो पानी में नहीं भीग रहे हैं, जिनके चारों ओर तेल की परत आ गई है, वो सारे क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब उनको और तैरने में मदद कौन करेगा, तो तैरने में यानी प्लवन में कौन सहायक होगा, प्लवन कारक सहायक होगा। ये झागों के ऊपर अयस्क को तैरने में मदद करेगा, जिससे झागों के ऊपर अयस्क को आसानी से इकट्ठा किया जा सके, यानी उसका संग्रहण किया जा सके, इसीलिए इसको संग्राहक भी बोलते हैं। और इसके रूप में हम लोग जनरली सोडियम एथिल जेंथेट लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम एथिल जेंथेट। इसका फॉर्मूला होता है C2H5 O C डबल बॉन्ड S S Na। ये होता है सोडियम एथिल जेंथेट। या फिर कभी कभी सोडियम लोरिल सल्फेट भी लेते हैं, सोडियम लोरिल सल्फेट। सोडियम लोरिल सल्फेट जो होता है, ये होता है C12H25, 12 के डबल प्लस 1, C12H25 S या O बोल दें, OSO3Na, OSO3Na। ठीक है, सोडियम लोरिल सल्फेट। इसके अलावा अच्छा, ये क्यों लिए जाते हैं, ये क्या करते हैं, प्लवन में सहायक होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, अयस्क के कणों के प्लवन में सहायक होते हैं। अयस्क कणों के प्लवन में सहायक, प्लवन में सहायक होते हैं। ठीक है, कई बार रोल भी पूछा जाता है, कैसे सहायक होंगे अभी समझेंगे हम इसको। झाग कारक क्या करेगा, झाग निर्माण करेगा, झाग निर्माण, झाग निर्माण में योगदान होता है इसका, झाग निर्माण में योगदान होगा इसका, झाग निर्माण में योगदान। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और मिलाई जाती है, वो है झाग स्थायीकारी, कि झाग मरे नहीं, झाग बन जाए लेकिन जल्दी खत्म हो जाए तो फिर मतलब नहीं है, इकट्ठा करने में दिक्कत आएगी। तो झाग को स्थायी करने के लिए झाग स्थायीकारी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, झाग स्थायीकारी या फेन स्थायीकारी। ये क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है
कि फेन को स्थायित्व प्रदान करेगा, फेन को खत्म नहीं होने देगा। और इसके लिए हम लोग क्रिसोल या एनिलीन काम में लेते हैं। जनरली क्या काम में लेते हैं? क्रिसोल या एनिलीन, क्रिसोल या एनिलीन, ठीक है। क्रिसोल या एनिलीन जो है वो किस लिए काम में लेते हैं? फेन स्थायीकारी के रूप में काम में लेते हैं। एक होता है सक्रियक। क्या होता है? सक्रियक, एक्टिवेटर। यह भी कई बार काम में लिया जाता है, हमेशा लिया जाए ये जरूरी नहीं है। इसका उदाहरण है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये क्या करता है? यह है प्लवन कारक जो है उसकी सक्रियता को बढ़ाता है। प्लवन कारक की सक्रियता को बढ़ाता है, प्लवन कारक की सक्रियता को बढ़ाता है। ठीक है, इसके लिए हम जनरली क्या काम में लेते हैं? कॉपर सल्फेट काम में लेते हैं। अब एक चीज और मिलाई जाती है कई बार, और वो है अवनमक या संदमक। अवनमक या संदमक, और यह भी विशेष परिस्थितियों में ही मिलाया जाता है। यह भी विशेष परिस्थितियों में ही मिलाया जाता है। विशेष परिस्थितियां कौन सी होंगी? जब दो अयस्कों को सेपरेट करना हो, उस स्थिति में कई बार इसका उपयोग किया जाता है। जब दो अयस्कों में से किसी एक को अलग करना हो, दो अयस्कों के चूर्ण में से किसी एक अयस्क को अलग करना हो या पृथक करना हो, तब यह काम में लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ZnS है और PbS है, इनका मिश्रण है। इसमें से हमें क्या करना है? PbS को पृथक करना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें NaCN मिलाते हैं। इसमें क्या करते हैं? NaCN मिलाते हैं। NaCN मिलाते हैं। ये क्या करता है? ये ZnS को झाग बनाने से रोकता है। ZnS को झाग में आने से रोकता है, या झाग बनाने से रोकता है। झाग बनाने से रोकता है। कैसे रोकेगा वो भी देखते हैं। लेकिन PbS को झाग बनाने देता है। PbS को झाग बनाने देता है या झाग में आने देता है, एक ही बात है, झाग में आने देता है। ठीक है, कैसे करेगा ये काम? ये जो NaCN है ये क्या करेगा? ये NaCN ZnS से क्रिया करके, ZnS से क्रिया करेगा, ZnS से क्रिया करके, और ये एक संकुल यौगिक बनाएगा। क्या करेगा? संकुल यौगिक बनाएगा इस तरह से, ZnCN होल 4 संकुल यौगिक बनाएगा, ZnCN होल 4 -2। ये संकुल यौगिक बना लेगा और ये संकुल बनाकर इसको झाग आने से रोक देगा, लेकिन PbS को नहीं रोकेगा। अब मैंने एक दो चीजें और बोली। क्या? कि जैसे मैंने बताया प्लवन कारक काम में ले रहे हैं, सोडियम एथिल जेंथेट। क्या काम में ले रहे हैं? सोडियम एथिल जेंथेट। तो इस सोडियम एथिल जेंथेट का क्या रोल होगा? देखिए, आपने क्या किया? ये
पानी का टैंक है, इसमें क्या क्या आपने अयस्क वगैरह डाल दिया और ऊपर से आपने क्या लगा रखा है, विलोडक लगा रखा है। ठीक है, ये है पात्र। इसमें आपने क्या लिया, अयस्क का कण लिया। सपोज ये क्या है, अयस्क का कण है। ये क्या है भाई, अयस्क का कण है, अयस्क। इसके चारों ओर अधिशोषित कौन होगा, अधिशोषित कौन होगा, पतली पतली परत कौन बनाएगा, परत कौन बनाएगा इसके चारों ओर, इसके चारों ओर पतली परत बनाएगा तेल। कौन बनाएगा, तेल। ये कौन है, ये तेल की परत है, तेल की परत। ठीक है, अब ये तेल की परत कैसी होती है, ये होती है जल विरोधी। तेल की परत कैसी है, ये सपोज ये तेल की परत है, ये तेल की परत है, तेल की परत। अब मैंने थोड़ी बड़ी बना दी है, इसको बड़ा बना दिया तेल की परत को, है ना। ये तेल की परत है, ये कैसी है, जल विरोधी है, जल विरोधी। तो जैसे ही आप इसमें सोडियम एथिल जेंथेट डालेंगे या कोई भी आप संग्राहक डालेंगे, है ना, तो उसके दो भाग होंगे। सोडियम एथिल जेंथेट के भी दो भाग हैं। सोडियम एथिल जेंथेट क्या है, ROC डबल बॉन्ड S, ये माइनस और ये प्लस। अब इसमें ये जो RO वाला पार्ट है, ये वाला, ये तो कैसा है, ये तो है जल विरोधी, जल विरोधी। एल्किल समूह वाला भाग कैसा है, जल विरोधी है। और ये वाला भाग कैसा है, ये जल स्नेही है, जल स्नेही है। तो क्या होगा भाई, इसके अंदर की तरफ कौन सा भाग जाएगा, इसके अंदर ये जल विरोधी भाग चला जाएगा। तेल की बूंद के अंदर कौन सा भाग चला जाएगा, जल विरोधी। और बाहर की तरफ कौन रहेगा, बाहर की तरफ ये C+S माइनस, ये कैसा भाग है, जल स्नेही। और जब ये इस तरह से होगा तो ये भाग तो जल में डूबा हुआ रहेगा, लेकिन ये अयस्क के ये जो है ये ऊपर तैरता रहेगा, यानी इसको क्या करेगा, तैरने में मदद करेगा, प्लवन कारक का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद सक्रियक क्या काम करता है, ये जो आपका सक्रियक है, सक्रियक क्या काम करता है, देखो सक्रियक का जो रोल है वो देख लेते हैं। सक्रियक क्या करता है, कई बार जैसे मान लीजिए आपने लिया ZNS, ठीक है, तो जो ZNS होता है वो इतना फ्लोटिंग नहीं होता, प्लवन नहीं कर पाता, है ना, अयस्क। अब ये ZNSO4 लिया सपोज, है ना, तो ये क्या करेगा, ये इतना फ्लोटिंग नहीं कर पाएगा। तो इसके ऊपर जैसे ही आप Cu2SO4 डालेंगे, Cu2S की पतली पतली परत बन जाएगी, यानी इसके चारों ओर क्या करेगा, ये जो सक्रियक है, मैं ये बना दूं ऐसे कि ये अयस्क का कण है साहब, ये कौन है, ये अयस्क है। इसके चारों ओर क्या होगा, कौन है, अयस्क है, अयस्क। इसके चारों ओर तेल की परत तो है ही, और ये जो आपका सक्रियक है ये भी क्या करेगा, इसके चारों ओर परत बना लेगा। ये लीजिए, ये इसके चारों ओर अच्छे से परत बना लेगा। ठीक है, ये इसके चारों ओर अच्छे से परत बना लेगा और इसकी प्लवन कारक की सक्रियता को बढ़ाएगा। तो कौन, CuSO4 Cu2S के रूप में, Cu2S के रूप में अच्छा प्लवन कारक होगा। ठीक है, Cu2S के रूप में इसके चारों ओर परत बना लेगा और क्या करेगा, इसकी प्लवन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये बात हुई झाग प्लवन विधि के बारे में। ठीक है, झाग प्लवन विधि कौन से अयस्कों के लिए काम में लेते हैं, सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लेते हैं। और क्या करते हैं इस विधि में, चूर्णित अयस्क को पानी से भरे हुए टैंक में डालते हैं और उसमें ये सारी चीजें मिला देते हैं, उसका निलंबन बनता है, घुलता रहता है, यानी वो हिलता रहता है विलोडक जो है, और उसकी वजह से अयस्क जो है झाग के रूप में आ जाता है, उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग हटा लेते हैं। ये है बात झाग प्लवन विधि की। अब बात करते हैं लास्ट विधि, रासायनिक विधि, जिसको हम लोग रासायनिक विधि में हम लोगों ने एक ही विधि पढ़ी है, रासायनिक विधि में हम लोगों ने एक ही विधि का नाम लिया है और वो है निक्षालन विधि।
निक्षालन विधि, निक्षालन विधि। निक्षालन विधि को आप क्या करें, लीचिंग, क्या करें, लीचिंग। लीचिंग को आप डिटेल से समझेंगे कहां पर, जब हम एल्यूमिनियम के अयस्क के सांद्रण की बात करेंगे, वहां पर हम 3 विधियां पढ़ेंगे, हॉल विधि पढ़ेंगे, बेयर विधि पढ़ेंगे, सरपैक विधि पढ़ेंगे। वो वहां जो सांद्रण किया जाएगा अयस्क का, वो किस तरह का सांद्रण होगा, वो निक्षालन विधि द्वारा सांद्रण होगा। चांदी और सोने के अयस्कों के सांद्रण की बात करेंगे तो वो भी किस तरह का सांद्रण होगा, वो भी निक्षालन विधि द्वारा होगा। यह विधि कब काम में ली जाती है, यह विधि तब काम में ली जाती है जब अयस्क के कण किसी खास विलायक में विलयशील हों या घुलनशील हों, लेकिन अशुद्धियां अविलेय हों। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो है इस विधि की वो यही है, यह विधि तब प्रयुक्त होती है जब अयस्क किसी विशेष विलायक में, अयस्क किसी विशेष विलायक में विलयशील हो, किसी विशेष विलायक में विलयशील हो, परंतु अशुद्धियां अविलेय हों, अशुद्धियां अविलेय हों। अशुद्धियां नहीं घुले, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस विलायक में घोल लेंगे, अशुद्धियां रह जाएंगी, शेष उनको छान के अलग कर देंगे और विलायक में सिर्फ कौन रह जाएगा, अयस्क घुल के चला जाएगा। उसको हम किसी दूसरे मेथड से वापस प्राप्त कर लेंगे या वापस सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये कौन से अयस्कों के लिए काम आती है, तो यह एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है, खास सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क जो है एल्यूमिनियम का, वो कौन है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के बॉक्साइट अयस्क वह सोने तथा चांदी के अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। सोने और चांदी के अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है, सांद्रण में प्रयुक्त होती है, सांद्रण में प्रयुक्त होती है। डिटेल से वहीं पर पढ़ेंगे जहां एल्यूमिनियम के सांद्रण की बात करेंगे, बॉक्साइट के सांद्रण की बात करेंगे, या सोने चांदी के अयस्कों के सांद्रण की बात करेंगे। यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है, देख लीजिए क्या करेंगे। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण बॉक्साइट का सांद्रण, बॉक्साइट का सांद्रण, बॉक्साइट का सांद्रण कैसे करेंगे, सिंपल है। बॉक्साइट क्या होता है, Al2O3 डॉट 2H2O, Al2O3 डॉट 2H2O। इसमें अशुद्धियां जो होती हैं, इसमें अशुद्धि होती है एक तो Fe2O3 की, एक SiO2 की और एक TiO2 की। ये अशुद्धियां भी ध्यान रखनी है। कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, Fe2O3, SiO2 और TiO2 की। इसके आधार पर बॉक्साइट अलग अलग तरह के भी होते हैं, लाल बॉक्साइट है, सफेद बॉक्साइट है, इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, बॉक्साइट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सांद्र NaOH डालते हैं, सांद्र NaOH। तो सांद्र NaOH में ये जो बॉक्साइट है ये घुल जाता है और अशुद्धियां नहीं घुलती हैं।
सांद्र NaOH में ये घुलकर क्या बनाता है, ये बनाता है NaAlO2। इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इससे हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट से हम लोग अलग अलग मेथड से वापस Al2O3 प्राप्त कर सकते हैं, यानी निर्जल एल्यूमिना प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार से, या ऐसे कह सकते हैं अभिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा, अभिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा, है ना। कुछ अभिक्रियाएं करानी पड़ेंगी, उनको हम वहां चर्चा करेंगे। अभिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा क्या प्राप्त हो जाता है, आपको Al2O3 प्राप्त हो जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, निर्जल एल्यूमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जल एल्यूमिना। और इस निर्जल एल्यूमिना से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एल्यूमिनियम धातु निकालते हैं। ठीक है, एक और मेथड, एक और इसी का उदाहरण, और वो है क्या, ये सोने और चांदी के लिए भी प्रयुक्त होती है ना विधि। तो सोने चांदी के लिए कैसे प्रयुक्त होती है, देखो सोने चांदी के लिए ये विधि कैसे प्रयुक्त होती है। तो ये लीजिए इसका सेकंड एग्जांपल, जैसे चांदी ले ली है ना, क्या ले लिया, चांदी का एस्क ले लिया, अर्जेंटाइट। क्या ले लिया भैया, अर्जेंटाइट ले लिया, अर्जेंटाइट। Ag2S क्या ले लिया, Ag2S। इसका सांद्रण कैसे करेंगे, तो इसमें भी कुछ नहीं है। Ag2S में जो अशुद्धियां होंगी वो क्या होंगी, वो आपके इससे सोडियम साइनाइड, इसमें क्या मिलाएंगे, सोडियम साइनाइड का विलयन मिलाएंगे, NaCN विलयन, NaCN विलयन। उससे रिएक्ट नहीं करेंगी, उससे रिएक्ट नहीं करेंगी। जबकि Ag2S जो है वो सोडियम साइनाइड से भी क्रिया कर लेगा और ये बनाएगा NaAgCN होल ट्वाइस, NaAgCN होल ट्वाइस, और साथ में बनेगा Na2S जो भी है, ये बनेगा। और ये कैसा होगा, विलेयशील होगा। ये कैसा होगा, विलेयशील, यानी ये घुल जाएगा। ये क्या होगा भाई, घुल जाएगा। यहां पे भी ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कैसा होता है, विलेयशील होता है, ये घुल जाता है। और अशुद्धियां नहीं घुलती हैं, उनको क्या कर देते हैं, छान के हटा देते हैं, जैसे ये अशुद्धियां हैं। ठीक है, यहां पे ये संकुल प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद ये जो संकुल है, इससे जिंक धातु विस्थापन विधि से हम लोग वापस चांदी प्राप्त कर लेंगे। कौन सी विधि से, धातु विस्थापन विधि से, धातु विस्थापन विधि। जिंक से भी क्रिया कराएंगे, किससे भी क्रिया कराएंगे, जिंक से। ये रिएक्शन फिर पढ़ेंगे हम लोग। तो इससे हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, चांदी प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त कर लेंगे भाई, चांदी प्राप्त कर लेंगे। ये विधि हो गई सांद्रण की अंतिम विधि, निक्षालन विधि। ये सांद्रण की सारी विधियां हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निस्तापन और भर्जन के बारे में, यानी कैसे धातु को या कैसे अयस्क को अपचयन योग्य बनाया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।